अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतरला शारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फार्म मैनेजमेंट के हवाले से। लाइफ स्टॉक के ऊपर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। फार्म मैनेजमेंट और डिज़ीज़ कंट्रोल के हवाले से, बीमारियां किस मौसम में कौन सी आती हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है, और कितने फ़ीसद ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक घरों के अंदर जो मॉडर्न फार्मिंग है उसको शुरू नहीं किया, बल्कि वही जो पुराना तरीका है, जानवर बंधे हुए हैं और उनको टाइम पे खोला, पानी पिलाया, टाइम उनका हुआ तो उनको चारा डाला। इस प्रैक्टिस के अंदर कितना मुनाफा है। आज बात करेंगे कि जानवरों से मुनाफा कैसे लेना है, दूध की शक्ल में हो, चाहे गोश्त की शक्ल में हो, चाहे उनके बच्चों की शक्ल में हो, उनसे अच्छा मुनाफा कैसे लेना है। मुनाफा अगर हम नहीं ले पाते तो उसकी वजूहात क्या होती हैं, कौन सी बीमारी हमारे मुनाफे को कितना नुकसान पहुंचाती है। देखने को तो जो है वो बीमारियां छोटी सी लगती हैं, उनका इलाज जो है उसके हवाले से हम इतने ज़्यादा संजीदा भी नहीं होते, लेकिन वो कितना मुआशी नुकसान करती हैं हमारे लाइफ स्टॉक फार्मर्स का। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है इन फार्मर्स को आगाही देने के हवाले से। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में बात तो करेंगे हम लाइफ स्टॉक के जो फार्म जिस पर हम आए हैं उस पर जाके जो माहिरीन हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहला पोर्शन हमने रखा है कि जो हमारे एक रिवायती फार्मर्स हैं उनसे हम बात करेंगे कि वो कितना मुनाफा हासिल कर रहे हैं अपने जानवरों से और कहाँ कहाँ पर उनको मसाइल हैं और वो क्या समझते हैं कि वो मसाइल कैसे हल होंगे। सबसे पहले तो प्रोग्राम के इस पोर्शन में बात करेंगे। अल्लाह दीता साहब बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर, इन्होंने भी फार्मिंग जो है वो अपने बच्चों को शुरू कराई और इनसे पूछेंगे। सर फरमाइएगा, कैसा आपका एक्सपीरियंस है फार्मिंग का? अल्हम्दुलिल्लाह, फार्मिंग बच्चों ने अपने इनर पुश से की है। मैं तो उन्हें कह रहा था कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम ये फार्मिंग है। सही। और आप नहीं चला सकेंगे। अच्छा। तो इन्होंने मुझे जवाब दिया जी आप हमें इजाज़त दें, हम आपको चलाकर दिखा देंगे। ठीक है। तो फिर मैंने कहा जी फिर आप ऐसे करें कि डेयरी फार्मिंग के सीना शुरू करें, गोश्त वाले जानवर तैयार करने से शुरू करें। सही। तो इन्होंने पहली दफ़ा 35 जानवर खरीदे और उसकी देखभाल की, और इन्हें तकरीबन मेरे ख्याल में कोई लाख रुपए से 6 माह की टेंडिंग साथ की 1 लाख रुपए के करीब प्रॉफिट हुआ। अच्छा, 1 लाख के करीब प्रॉफिट हुआ। जी। ठीक है। फिर मैंने कहा जी आप कर सकते हैं, जो जी चाहे करें। बिल्कुल सही हैं? बिल्कुल सही। और मैं फिर उनसे इस मामले में किसी किस्म की मुदाखलत करने से लाताल्लुक़ हो गया। अच्छा, तो यानी अच्छा एक्सपीरियंस रह गया, ठीक रहा ये? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अगर आप अपना नाम भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपके पास कितने जानवर हैं। क्या आपने कभी ये देखा है कि एक एक जानवर को आप जमा नफ़ी कर रहे हो कि वो मुझसे कितना खा रहा है, वो मुझे कितना दे रहा है और उसका साल का मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है? कभी प्रॉफिट वाली साइड पे गए? तकरीबन इस टाइम में मेरे पास 10 जानवर हैं। कितने? 10। अच्छा। ठीक है। जो जानवर गाय जो है, हमने जो भी सीखा है, गाय जो 20 लीटर वाली दूध देने वाली हो उसमें से 12 किलो का खर्चा होता है, 8 किलो हमें वो बचत देती है। ठीक अच्छा, है? आपका तजर्बा ये है कि अगर 20 किलो देती है तो 12 किलो उसका खर्चा है और 8 किलो प्रॉफिट है। ठीक है। ठीक है। जो भैंस है वो 16 लीटर वाली हो तो उसमें भी 10-11 किलो उसका है खर्चा, बाकी जो वो बचत देती है। अच्छा जी। तो ये खर्चा ज़्यादा नहीं है आपको लगता है? खर्चा तो होता है, फिर इसमें पूरा साल जानवर जो है ना, इतने खर्चे में पूरा साल भर जानवर फिट रहता है, उसको खुराक अच्छी दी जाती है, उसमें सारा सिस्टम जो है बीच में आ जाता है। 7 महीने जो है गाय से दूध लेना चाहिए, तो 6 महीने, ठीक है। 3 महीने उनको फ्री कर दें, वो भी तो उसमें आएगा ना। ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल जो इन्होंने बात की है वही अगर हम कुछ और हमारे साथ लाइफ स्टॉक फार्मर्स बैठे हैं। सर आप फरमाइएगा, कितने जानवर आपके पास? 10-12 जानवर हैं। अच्छा, तो किस तरह उनको कोई शेड वेड बना के रखा हुआ है या वैसे ही जैसे घरों में होते हैं? नहीं, अभी तो वैसे ही है, मतलब वो बांधने वाला सिस्टम ही है, और सबसे बेहतर जो है वो शेड निज़ाम ही है। अच्छा। उसमें कास्ट कम आती है, उसमें जानवर ज़्यादा इजी और खुशहाल रहता है। उसको पानी पीने के लिए भी उसको अपना मौका मिलता है, जितना दिल चाहे पानी पिए, जैसे वो घूम फिर के अपना चारा खाए। अगर गर्मी महसूस कर रहा है तो वो अंदर छाँव पे चला जाए, अगर मतलब उसको गर्मी महसूस हो रही है तो बाहर बैठना है तो बाहर बैठ जाए। खुला जानवर सबसे बेहतर है। अच्छा, अगर आप खुद
या हम खुद या हमारे बच्चे बीमार हों, जितनी तेज़ी के साथ हम हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाते हैं, उतनी तेज़ी के साथ हम अपने जानवरों के डॉक्टर के पास भी जाते हैं। इंशाल्लाह अब तो यही सूरत हाल है, सबसे ज़रिया मुआशी यही है, कारोबार यही है। तो इसकी अगर केयर नहीं करेंगे, इसका ख्याल नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। मसाइल क्या आ रहे हैं जानवर पालने में? मसाइल तो लेबर का बहुत ज़्यादा मसाइल है, फिर महंगाई बहुत ज़्यादा आ गई है। जैसे वंडे का मसला है, मतलब पहले वंडा मतलब सस्ता था, अब वंडा 2000 रुपये, 17, 18, 1850 रुपये बोरी चली गई। और इसमें मतलब जानवर की खल है, ये बहुत महंगी है। जानवर की अगर अच्छी खुराक नहीं देंगे तो जानवर से मुनाफे की क्या तवक्को करेंगे। अगर अच्छी खुराक देते हैं, जानवर की अच्छी खिदमत करते हैं, तो फिर उसमें सारी प्रॉब्लम है। मतलब इसमें बचत अब तो कम नज़र आ रही है, जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है। अच्छा सर, जैसे इन्होंने बताया, आप भी अपना नाम भी बताइएगा, कहाँ से हैं, और ये बताइएगा कि कितने अरसे से फार्मिंग कर रहे हैं और तजर्बा कैसा है? जी लाशारी साहब, शुएब संघेड़ा मेरा नाम है और इधर ही जलालाबाद से ही मेरा ताल्लुक़ है। तो ये जो स्पेशल फार्मिंग हो रही है अब, डेवलप्ड फार्मिंग, वो तो हम नहीं कर रहे। रवायती फार्मिंग है, जैसे वो आबा अजदाद ने जिस तरह से जानवर रखे हुए हैं। तो वक्त के मुताबिक हम समझ रहे हैं कि ये जो जदीद फार्मिंग है ये होनी चाहिए। जिस तरह भी आप सवाल कर रहे थे कि उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, ठीक है। तो चूँकि जो रवायती जानवर रखने वाले हैं कि जी ये एक ज़रूरत है घर में, जी वो ज़िम्मेदार अच्छा नहीं लगता उसके घर में अगर जानवर ना हो, तो वो जो सोच है उसमें सबसे बड़ी कबाहत ये होती है कि एक अच्छे जानवर की सिलेक्शन नहीं होती। अच्छा जानवर ही नहीं लाना, सिर्फ ये होता है कि सिर्फ हमने जानवर रखने हैं, ये साबित हो कि हमारे घर पे जानवर मौजूद है। और जब ये सोच नहीं आएगी तो ज़हर है उसके लिए उसकी देखभाल का तरीक़ाकार, उसकी बीमारियों पे कोई तवज्जो नहीं होगी। और ये तो होगा ही नहीं कि इससे हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। सही। तो अगर इसको बिज़नेस के तौर पे लिया जाए तो फिर ज़ाहिर है जो आदमी बिज़नेस कर रहा है उसे फ़ायदा हासिल करने के लिए कर रहा है, तो वो इसकी कैलकुलेशन ज़रूर करेगा। सही। अब एक बात और हो रही थी कि जी क्या बीमारियों के मुतल्लिक़ आपको कैसे पता चलता है। तो महकमा लाइफ स्टॉक काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि महकमा काम कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। अभी 2-3 साल से बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। अगर इधर पहुंच भी जाएं तो आम आदमी तक ये मालूमात नहीं पहुंचती, और जब तक मालूमात पहुंचती हैं उनसे पहले बीमारी पहुंच चुकी होती है। और जब बीमारी पहुंच चुकी होती है तो वो बंदा जो है, चूँकि वो बाकायदा फार्मर नहीं है, कैलकुलेटेड फार्मर नहीं है कि हर चीज़ का अंदाज़ा रखेगा या इतना केयरफुल नहीं है, तो जितनी देर में उसे आगाही पहुंचेगी वो केयरफुल होगा, वो उस तरफ तवज्जो देगा, तो उतनी देर में उसका नुकसान मुआशी नुकसान हो चुका होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, आप क्या कहेंगे फार्मिंग के हवाले से, महकमा लाइफ स्टॉक के किरदार के हवाले से, और क्या मसाइल हैं एक आम फार्मर को कि जब वो अपनी फार्मिंग कर रहा होता है, माल उसको पाल रहा होता है? इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, लेबर मसाइल है और भी मसाइल हैं। जानवर तो देखो जी सब ने रखे हुए हैं, कोशिश भी करता है कि जानवर फार्मर जो है भी रखूं और उसके साथ देखभाल भी करूं, उसको देखूं। मसाइल तो आते हैं, बीमारी का पता तो जब जानवर अपनी वो जुगाली करता है उससे पता चलता है कि बीमारी आई है नहीं है। सही। और महकमा लाइफ स्टॉक देखभाल भी करता है, तामन भी करता है, जब फ़ोन करो आ जाता है। जी बिल्कुल ऐसे कि प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में जो है वो हमने बात की कि लोगों को, जो आम फार्मर्स हैं, उनका तजर्बा कैसा है बीमारियों के कंट्रोल के हवाले से। और एक बात आई कि जिस तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़े फार्मर्स तक पहुंचती है तेज़ी के साथ, उस तरह छोटे फार्मर्स जो हैं वो शायद उन तक उस तेज़ी के साथ नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से कुछ मसाइल भी होते हैं। बहरहाल प्रोग्राम के इस हिस्से में महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से इन दोस्तों को जो है वो एक लेक्चर भी दिया गया मुँह खुर की बीमारी के हवाले से, उसके कंट्रोल के हवाले से। डॉक्टर माजिद साहब हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने एक लेक्चर भी दिया इन्हें। उनसे भी बात करेंगे। अभी चलते हैं फार्म पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरह की प्रैक्टिस हो रही हैं, एक जानवर से कितना कमाया जा रहा है, उसके ऊपर कितना खर्च किया जा रहा है। आपको एक जानवर
रोज़ाना का, माहाना और फिर साल के बाद देखें उसके बच्चे समेत, तो कितना आपको वो कमा कर दे रहा होता है या उससे कितनी बचत जो है वो आपको हो रही होती है। यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि एक जानवर कितना ख़र्चा, कितना प्रॉफिट और क्या मसाइल होते हैं। अबू सुफियान साहब मेरे बड़े भाई हैं। 2007 से जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो उस वक्त से हमने पहला प्रोग्राम ही इस फार्म पे किया था। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली वो इन्हीं से मिली, बल्कि बहुत सारे लोगों को भी मिलती है यहीं से। अबू सुफियान भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक दफ़ा फिर बताइएगा कैसा इस वक्त जा रहा है काम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फार्म भी बिल्कुल ठीक है। आपने पूछा कि एक जानवर से किस तरह से कोई फ़ायदा ले सकता है, तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बंदे को अपने काम का नॉलेज होना चाहिए, उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे प्रॉफिट की तरफ लेके जाएंगी, क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे नुकसानात की तरफ लेके जाएंगी। ठीक है। सबसे पहले बंदे को अपनी कैपेसिटी देखनी चाहिए कि वो एक वक्त में कितने जानवर रख सकता है। ठीक है। इसका मैं मोटा मोटा कुलिया आपको इस तरह से बताऊं कि जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है वो 5 जानवरों तक उसके ऊपर पाल सकता है। अच्छा। दूसरा ये है कि उस बंदे ने ये देखना है कि मेरे इलाके का मौसम किस तरह का है, तो मुझे मेरी सलाहियत के मुताबिक कौन सी ब्रीड है जो मुझे प्रॉफिटेबल मेरे लिए हो सकती है। जानवरों को हाउसिंग चाहिए होती है, मुख्तलिफ़ नस्लें हैं दुनिया की। अगर हम फ्रीजन की बात करें और फ्रीजन के हाई ब्लड लेवल की बात करें तो उसमें उसकी उस तरह से हाउसिंग भी उतनी हाई फाई होती जाती है। आपने कंट्रोल शेड बनाना होता है, आपने शावर लगाने होते हैं, आपने पंखे चलाने होते हैं, आपने टेम्परेचर को डाउन करना होता है। अब आप ये देखें कि क्या आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप इतना हाई ब्लड लेवल का जानवर रख सकें। अगर आप में ये सलाहियत नहीं है पैसे के एतबार से या मैनेजमेंट के एतबार से, तो फिर आप जो है ना वो इंडिजिनस एनिमल की तरफ आ जाएं। अच्छा अब इरफान भी एक चीज़ और कि आप कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं कि एक जानवर भैंस है या गाय है वो कितना दूध दे, तो उसके हिसाब से उसको वंडा या उसको चारा जो है वो कैलकुलेटेड उसको दिया जाए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ख़ास तौर पे जो हमारे मुकामी जानवर हैं, जिस तरह भैंस की आप बात कर रहे हैं, तो भैंस के अंदर जो है ना वो हमने ये महसूस किया है कि इसके शुरू के जो 5 महीने हैं उसमें हम इसका पहला 3 किलो दूध वो फ्री, हम उसके ऊपर कोई वंडा नहीं देंगे। अच्छा। अगर वो फिर 12 लीटर दे रही है तो 3 लीटर उसमें से निकाल के 9 बाकी लीटर इसका दूध बचेगा। 9 लीटर में हम हर 3 किलो दूध पे इसको 1 किलो वंडा देंगे, जो कि बैलेंस होना चाहिए, जिसकी सीपी जो है ना वो 18 और 19 के दरमियान होनी चाहिए, जिसकी एनर्जी 2.7 होनी चाहिए। अच्छा। अगर इस लेवल का वंडा हमें दस्तयाब है तो हम 3 किलो दूध के ऊपर उसको 1 किलो वंडा देंगे, यानी 12 किलो पे पहला 3 किलो माइनस करके हम 9 उसमें 3 किलो उसका वंडा बनता है। 1.5 किलो सुबह और 1.5 किलो शाम। सही। और अगर वो 14 लीटर दे रही है तो फिर हम उसी हिसाब से हम इसका जो वंडा 4 किलो बन जाएगा। अगर वो 16 लीटर दे रही है तो फिर उस हिसाब से इसका वंडा हम बढ़ा लेंगे। अच्छा, जिसने सुफियान भाई एक जानवर को रखा हुआ है, 2, 3, 4, 5 तक रखे हुए हैं, तो आपको लगता है कि उसको भी इस तरह का कोई सेटअप बना लेना चाहिए, या वैसे ही जो दरख्तों के नीचे उसने रखे हुए हैं या कोई छप्पड़ के नीचे रखे हुए हैं, तो उससे और इस तरह के मैनेजमेंट से कोई फ़र्क पड़ता है प्रोडक्शन पर, दूध पर, गोश्त पर? देखें, जो बंदा 1, 2 या 3 जानवर रखने वाला है वो डेफिनेटली इस तरह का सेटअप उसके बनाने की उसके बस के अंदर नहीं होता, तो उसको जो है ना वो कोई उनके रहने की जगह, कवर्ड एरिया तो ज़रूर बनाना चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से बना लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि वो दरख्त लगाए, और दरख्त उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो कि कॉस्टली कंस्ट्रक्शन में नहीं आता। तो सर्दी से बचाने के लिए उसको एक छोटा सा शेड चाहिए होगा, अदरवाइज़ वो दरख्तों के नीचे हमारी जितने इंडिजिनस एनिमल हैं, जिसको मैं कहूँगा कि हमारी बफलो है, हमारी चोलिस्तानी काऊ है, हमारी क्रॉस गाय भी 50% जिसको हम कहते हैं, वो हम दरख्तों के नीचे बड़े आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा कि इसके दूध के हवाले से आप इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो एट द एंड जो है जैसे आपने अभी बताया कि जो 12 किलो तक वाली भैंस है वो अपना ख़र्चा जो है वो मीट कर जाती है। हमारे यहाँ जो चोलिस्तानी ब्रीड है,
हमारे यहाँ जो साहिवाल की ब्रीड है या फिर चोलिस्तानी और उसके साथ जो मिक्स आ जाती हैं, तो लोगों का ये होता है कि उसको भूसा डालो, उसके ऊपर 2-4 किलो उसको घास डाल दो और वो 3-4 जानवरों को मिला के खुरली में डाल के तो वो खिला दें, तो ये बहुत हो गया। या अगर वो नहीं खा रही तो थोड़ा सा आटा उसके ऊपर डाल दें, वो खा लेती है। तो ये प्रैक्टिस कैसे देखते हैं? देखें जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो इंडिजिनस एनिमल हैं, वो जिन लोगों ने भी रखे हैं, वो लोग इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं रखते। अच्छी फीडिंग, बैलेंस डाइट जो है ना, वो रिज़ल्ट लेके आती है। सपोज़ आपके जानवर के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है और आपको एनर्जी की ज़रूरत है, अगर आप मज़ीद प्रोटीन देंगे तो वो उसकी परफॉर्मेंस नीचे डाउन आएगी। अगर आप उसकी एनर्जी की ज़रूरतें पूरी करते हैं तो वो जानवर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेगा। और ख़ास तौर पे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ये शेयर करूँगा कि चोलिस्तानी काओ को मैंने ये देखा है कि जो गाय चोलिस्तान के अंदर 2 टाइम मैंने मिल करके ख़रीदी और वो 10 किलो दूध दे रही थी, मैंने आके उसको बैलेंस डाइट दी, अच्छा चारा दिया, अच्छा वंडा दिया, पानी की फ्री एक्सेस दी, तो वो मेरे पास 16 से 18 लीटर तक गई। अच्छा। और चोलिस्तानी गाय के अंदर मैंने एक और खूबी देखी है कि इसकी लैक्टेटिंग लेंथ जो है, सूए की लंबाई, वो अच्छी खासी है। और अल्लाह ताला ने ये हमें इनाम दिया है चोलिस्तानी जानवर कि ये जब भैंस का सूआ ड्राई हो रहा होता है, भैंस दूध देना बंद कर रही होती है, कम कर रहा होता है, या उसका जो है ना ग्राफ नीचे जाना शुरू होता है, तो चोलिस्तानी गाय उस वक्त आके हमें दूध देती है। तो आपने अपने पास भी कुछ चोलिस्तानी जानवर रखे हुए हैं? जी मेरे पास जी, दूसरी साइड पे ये बफलो की साइड है, दूसरी साइड पे जो है ना मेरे पास चोलिस्तानी जानवर हैं। अच्छा। और मैं अपने हालात को देखते हुए, अपनी मैनेजमेंट को देखते हुए, मैं चोलिस्तानी गाय से फ्रीजन क्रॉस करता हूँ और 50% तक रहता हूँ। अच्छा। उसके बाद में जो मेरा F1 होता है, 50% क्रॉस होता है, उसको मैं बीफ ब्रीड पे ले आता हूँ ताकि मेरा हर्ड साइज़ भी कंट्रोल में रहे और वो मैं जानवर साथ साथ गोश्त वाले बेचता जाऊँ और ज़्यादा मुनाफा कमा सकूँ। अच्छा। और उसके साथ ये है कि जो F1 गाय है, जो दोगली है, जिसको हम आधी आधी कहते हैं, आधी वलैती आधी देसी, तो वो गर्मी भी बर्दाश्त कर लेती है और डिजीज़ रेजिस्टेंस भी है और उसकी दूध की सलाहियत 20 से 25 लीटर हो जाती है। सुफियान भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका तजर्बा नाकाम हुआ कि जी हमने वो गोश्त वाले जानवरों का काम शुरू किया, वो नाकाम हो गया, या दूध वालों को किया तो नाकाम हो गया। आपको लगता है कि एक फार्म के ऊपर थोड़ा सा मिक्स काम चलना चाहिए? अगर आप दूध वाले जानवर हैं तो साथ में आपका ब्रीडिंग का भी होना चाहिए, चलें वहाँ से आपको प्रॉफिट जो है वो आ रहा हो। देखें, जो गोश्त वाले जानवर हैं वो आपको मैं उसकी कैलकुलेशन ये है कि 4,000 रुपये एक जानवर का ख़र्चा है महीने का और 4 से 5,000 उसकी महीने की बचत है अगर आप रूटीन में उसको कसाब को या किसी स्लॉटर हाउस को सेल करते हैं। अब आपने ये देखना है कि मुझे वो जानवर जब आप ख़रीदेंगे, जो 4 महीने वाला मॉडल आजकल चल रहा है, उस मॉडल के अंदर जो है ना वो आपको 35 से 40,000 रुपये का जानवर ख़रीदना पड़ेगा। यानी उसका लाइव वेट और उसकी चीज़ें, वज़न को हम कैलकुलेट करें। वो कहते हैं ना जी, एक दिन में इतना वज़न बढ़ा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी उम्र कितनी है और उसकी हेल्थ कैसी है, उसका बॉडी स्कोर काउंट कितना है। आप 3.5 और 4 बॉडी स्कोर काउंट पे जानवर ख़रीदें अगर, तो फिर कोई आपको प्रॉफिट से नहीं कोई चीज़ माने रख सकती। लेकिन अब आपने ये खुद फैसला करना है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं 25, 30, 35 हज़ार का एक जानवर ख़रीदूँ, उसको 4 महीने तक 4,000 और खिलाऊँ पर मंथ, और फिर मैं उसके प्रॉफिट जो बनता है 5,000 फी जानवर के हिसाब से, क्या मैं 10 पालूँ तो मेरा गुजारा होता है, मैं 50 पालूँ तो मेरा गुजारा होता है, मेरे पास बजट कितना है, मेरी सलाहियत कितनी है। लेकिन ये है कि गोश्त वाला जानवर ज़रूर होना चाहिए। उससे ये है कि आपको एमरजेंसी फार्मर को गाय बगाए ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की। गोश्त वाले जानवर पालने से एक वक्त आता है जब सारे जानवर बिकते हैं, तो एक दफ़ा थोड़ा सा रिलीफ आता है, फार्म पे पॉपुलेशन कम हो जाती है, फिर आपको कुछ प्रॉफिट हाथ आता है, कुछ आपकी रिकवरी हो जाती है। जो आपने ख़रीदने पे पैसा लगाया, जो आपने वंडा डालने पे लगाया, तो वो पैसा फिर आप दोबारा से रीयूटिलाइज़ करते हैं। और ये फास्ट ट्रांजैक्शन जो है, यही बिज़नेस की जान है। ये बिज़नेस की जान है। बात करते हैं ज़रा आगे चल के, जो दूसरा, ये हम इस वक्त मौजूद थे जहाँ पर भैंसें हैं, कुछ गाय भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनको कितनी एहतियात की ज़रूरत है, वहाँ पर चलते हैं। छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वहाँ मुलाकात होती है। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। इस वक्त हम पहुंचे हैं शेड के अंदर और जहां पर पीछे कुछ गाय हैं। गाय की नस्ल के हवाले से भी बात करेंगे और गाय की कितनी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। अबू सुफियान भाई, भैंस के हवाले से आपने बताया गाय अच्छी नस्ल की जनूबी पंजाब में मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान डिवीजन के अंदर कौन सी ब्रीड है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है? देखें, अगर बंदा फाइनेंशियली वीक है जिसने ये बिज़नेस करना है, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बिज़नेस, ये कोई शौकिया रखने वाली चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसको समझ के करना चाहिए और बिज़नेस के तौर पे करना चाहिए। जो बंदा फाइनेंशियली वीक है या कम बजट के साथ ये कारोबार करना चाहता है, उसको चाहिए कि वो चोलिस्तान चला जाए और 2 टाइम मिल्किंग करके वहाँ की मैनेजमेंट पे जो गाय 10 से 12 किलो दूध दे रही है उसको अपने घर ला के बैलेंस डाइट दे और अच्छी मैनेजमेंट करे, तो वो उससे 14 से 18 लीटर दूध ले सकता है, जो कि बहुत इकनॉमिकल है। और बाकी इस इलाके के लिए, इस खित्ते के लिए मैं कम बजट वाले फार्मर से ये उसको मशवरा दूंगा कि वो चोलिस्तानी गाय जो है ना उसको ख़रीदे और उससे ये कारोबार करे। और अगर किसी की कैपेसिटी बेहतर है, वो बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर है, कुछ हाउसिंग बेहतर कर सकता है, फीडिंग बेहतर कर सकता है, तो उसको चाहिए कि वो क्रॉस गाय रखे, जो कि 50% जो है ना वो वलैती हो, फ्रीजन हो या जर्सी हो और 50% चोलिस्तानी हो। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट मुल्तान की अगर हम बात करें तो वो इस हवाले से कितनी इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहा है? वो क्या समझता है कि कब तक ये जो फार्मिंग है वो एक आम फार्मिंग से ये जिस तरह प्रोग्रेसिव फार्मिंग है इस तरफ चली जाएगी? डॉक्टर साबिर अली साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल हैं लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट मुल्तान के। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरह अबू सुफियान भाई ने बात की है कि चीज़ों का टेक्निकली उसको लेकर चलना, लोगों की आगाही होना, मुल्तान के अंदर और जनूबी पंजाब के अंदर किस तरह देख रहे हैं फार्मिंग को, और आपका महकमा क्या किरदार अदा कर रहा है इसको आगे लेके जाने के लिए? जैसे अबू सुफियान साहब ने भी बताया हमें कि जो हमारी लोकल इंडिजिनस ब्रीड है, जिसमें हमारी साहिवाल है और चोलिस्तानी ब्रीड जो है, वो एक हमारे आम इस माहौल के साथ कंपेटिबल भी है और मुनाफा बख्श भी है। क्योंकि जो एग्जॉटिक ब्रीड हम रखते हैं उस पर एक तो ख़र्चा ज़्यादा आता है और उसमें जो मौसमी हालात हैं उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत कम होती है, और जब उसमें कम होगी तो ज़ाहिर है उसमें बीमारियों का भी इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे मौसम जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता है और गर्मी ज़्यादा है, और ये जो फ्रीजियन या जो जर्सी गाय है ये ठंडे माहौल की गाय है और आपको उसी वक्त उसी पोटेंशियल के मुताबिक दूध दे सकेगी जब इसको इन्वायरमेंट अच्छा और कंफर्टेबल हम दे सकेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि हम जो हमारे इलाके की ब्रीड हैं उस पर फोकस किया जाए और उसको बैलेंस खुराक दे के और बीमारियों से बचाव करके हम उससे बेहतर पैदावारी सलाहियत हासिल कर सकते हैं। बीमारी जो है वो लोगों के लिए भी बहुत बड़ा मसला है। अगर हम मुँह खुर की बीमारी के हवाले से बात करें, वो जो साड़ू की बीमारी है उसके हवाले से बात करें, पेट के कीड़े जो हैं उसके हवाले से बात करें, जो देहातों के अंदर लोग हैं आज भी वो इतने वेल अवेयर नहीं हैं कि जब उनका जानवर बीमार हो तो वो महकमे से रजू करें। तो आपका क्या किरदार है उन तक पहुंचने के लिए? जी बिल्कुल, महकमा इस सिलसिले में बिल्कुल विजिलेंट भी है और लोगों को इस बारे में हमारी आगाही मुहिम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जा रही है, जिसमें कि यूनियन कौंसिल लेवल पे हमारे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं और उसमें हमारे जो मुख्तलिफ़ सेशन में फार्मर डे किए जाते हैं। हर हफ्ते में 2 दफ़ा हमारे जो वेटनरी डॉक्टर है वो यूनियन कौंसिल लेवल पे जाके लोगों को बीमारियों के बारे में आगाही फराहम करता है। और इसी तरीके से डिवीज़न लेवल पे हमारी एक बस है, मोबाइल ट्रेनिंग बस के नाम से, जो कि मुख्तलिफ़ तहसीलों में जाके, मुल्तान की जो 13 तहसीलें हैं उसमें जाके और लोगों को स्कूल लेवल पे और फार्मर के डेरा लेवल पे जाके लोगों को बीमारियों से बचाव के और मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं वो बताए जाते हैं। आपके पास मुल्तान में हर यूनियन कौंसिल में लाइफ स्टॉक का सेटअप मौजूद है? हर यूनियन कौंसिल लेवल पे हमारा हॉस्पिटल तो अवेलेबल नहीं है, हाँ। लेकिन हर यूनियन कौंसिल लेवल पे हमारा वेटरनरी असिस्टेंट वो तैनात है, अच्छा। जो कि लोगों को की वैक्सीन जो जानवरों की है उसको भी इंश्योर करता है और उसकी मोबिलिटी के लिए हमारे पास यूनियन कौंसिल लेवल पे उस वेटरनरी असिस्टेंट को मोटरसाइकिल फ्राहम किए गए हैं ताकि मोबिलिटी आसान हो और लोगों की अप्रोच के अंदर हो और वो घर घर जाके अपनी वैक्सीन का जो शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीन होती है, क्योंकि महकमे ने बीमारियों से बचाव के लिए एक वैक्सीन का शेड्यूल मुरतब किया है। बिल्कुल ठीक हो गया। सुफियान भाई, जैसे मेडिकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, एक आम फार्मर जो है उसको ये होता है कि उसकी गाय बीमार हुई है तो उसने नमक दे दिया, तेल पिला दिया,
कुछ लोग तो उसको ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं पेट के उनको लगता है कि कोई मसला है तो वो भी पिला देते हैं। तो इस तरह की टोटके खुद कर रहे होते हैं घर के अंदर। कितना ज़रूरी है फ़ौरी तौर पर उसको ऐसे समझना, इतना ख्याल करना जितना हम अपना करते हैं, हम बीमार हों या हमारे बच्चे बीमार हों तो इनसे उस तरह का बिहेव करना कितना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। एक तो चीज़ होती है डॉक्टर साहब के ऑन हैंड एक्सपीरियंस। जब हम ये बिज़नेस कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का खुद से अंदाज़ा हो जाता है टाइम गुजरने के साथ। तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम अपने इंसानी डॉक्टर से एक एसोसिएशन डेवलप करते हैं, अगर हमने ये काम करना है तो हमें डॉक्टर के साथ बराह रास्त उसके साथ राब्ते में रहना चाहिए, उसके साथ हमारी एसोसिएशन होनी चाहिए और बेसिक चीज़ों का हमें पता होना चाहिए ख़ुद भी। मिसाल के तौर पे हमारा जानवर ऑफ फीड होता है तो हमें देखना चाहिए, हमें टेम्परेचर लेना आना चाहिए कि इस वक्त जानवर का टेम्परेचर क्या है। अगर डॉक्टर उस वक्त फौरी तौर पे दस्तयाब नहीं भी है तो आप टेलीफोन पे उसको बता के, उसकी सिम्टम्स उसको बता के उससे इलाज तजवीज़ करवा सकते हैं। और इंजेक्शन लगाना फार्मर को ख़ुद आना चाहिए या उसके फार्म के ऊपर ये सहूलत मौजूद होनी चाहिए ताकि डॉक्टर को पहुंचने में अगर किसी वजह से देर भी लगती है तो फार्मर ये इस चीज़ को मैनेज कर सके। आपके पास कौन सी ऐसी ब्रीड है और कितने ज़्यादा से ज़्यादा दूध आप गाय से कितना ले रहे हैं 24 घंटों का अगर हम बात करें? देखिए मेरे पास चोलिस्तानी गाय ज़्यादा है, मैं उसका बहुत ज़्यादा लवर हूँ और उससे मैं आगे जो है ना वो F1 बनाता हूँ। F1 को आगे फिर बीफ ब्रीड पे ले जाता हूँ। F1 किसके साथ? F1 फ्रीजन के साथ, ठीक है, या जर्सी के साथ। जर्सी वाली जो F1 है उसको हम जो है वो F1 पे उसको दूध पे रहने देते हैं और जो फ्रीजन वाली है उसका कद बड़ा होता है उसको हम बीफ ब्रीड पे ले जाते हैं। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि फ्रीजन काओ को हम इसलिए आगे कंटिन्यू करते हैं कि उसके अंदर फ़ैट लेवल ज़्यादा है और उसका दूध जो है वो मीठा है जो कि हमारा क्लाइंट ज़्यादा पसंद करता है और हमें अच्छी प्राइस उसकी मिलती है। अच्छा। और फ्रीजन का दूध को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मौसम के अंदर भी जो जर्सी है उसकी सलाहियत ज़्यादा है फ्रीजन के इंस्टेड। तो F1 तक हम गाय को रोकते हैं और F1 गाय जो हमारे पास है दूसरी तीसरी लैक्टेशन के अंदर आके वो 25 से 30 लीटर दूध कर रही होती है। और चोलिस्तानी गाय जो उससे आधी खुराक में हम पाल रहे होते हैं और गर्मी के अंदर हमें F1 से भी आसान मैनेजमेंट है उसका दूध हमने जो अपने फार्म के ऊपर वो 15 से 20 लीटर तक मिल्क किया है। 15 से 20 लीटर तक चोलिस्तानी गाय। मेरे चोलिस्तान के वो लोग अगर जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं या हमारे भावलपुर के या जनूबी पंजाब के सराइकी वसेब के लोग जो हैं कि जो हम ये रूटीन रखते हैं कि चलें 2 किलो उसने सुबह दे दिया, 2 किलो शाम को दे दिया, चलें बच्चों का वो जो सिलसिला है उनका दूध आ जाता है। तो आप इसको अगर अच्छी मैनेजमेंट करें तो आप चोलिस्तानी नस्ल की गाय से 15 से 18 लीटर 20 लीटर तक दूध ले सकते हैं। और अगर उसको फिर आप उसको क्रॉस करें F1 पे ले जाएं फ्रीजन या जर्सी के साथ तो फिर उसका 30-35 लीटर तक ले सकते हैं। 25 से 30 लीटर 25 से 30 लीटर 25 से 30 लीटर तक रोज़ाना 24 घंटे उसको 24 घंटे का तो आप उसको दूध ले सकते हैं। बहरहाल अब हम चलेंगे कि इसकी डेवलपमेंट और इसको आगे और कैसे लेकर जाना है अब बात करेंगे प्रोग्राम में। मैं इस पोर्शन के लिए शुक्रगुजार हूँ अबू सुफियान साहब का। हम इनके फार्म पे बहुत ज़्यादा गर्मी है आज और मेरी टीम भी और मेरा भी पसीने से क्योंकि हफ्स बहुत ज़्यादा है, बुरा हाल हुआ है। डॉक्टर साहब मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के इसी से में बात करेंगे फार्म मैनेजमेंट और डिलीवरी सिस्टम के हवाले से। प्रोग्राम में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिवीज़नल फोकल पर्सन हैं महकमा लाइफ स्टॉक मुल्तान के डॉक्टर माजिद इकबाल साहब। ये वैसे तो डिवीज़नल अफसर डिवीज़नल फोकल पर्सन हैं लेकिन मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा इन्होंने बड़ा मोहब्बत के साथ जब भी हमने कहीं पर प्रोग्राम किए और महकमे की तरफ से हमें जब चाहिए होता है इनका वर्डिक्ट कि ये क्या कर रहा है, महकमा क्या कर रहा है, हमारे सख्त तंदो तेज़ सवालात के जवाबात भी हंसते मुस्कुराते हुए जो है वो देते हैं। भावलपुर लाइफ स्टॉक की तरह नहीं है, वो ज़रा और किस्म से हैं कि कोई थोड़ा सा टफ सवाल करें तो वो थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। तुहाडे नाल सराइकी चला गई ना? जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब पहले तो तुहाडा शुक्रिया कि तुसां इतना गर्मी दे विच टाइम लीते। यहीं तो पहले भी डॉक्टर साहब ने इतना एक सैशन किते फार्मर्स दे नाल, उन्हें को मुँह खुर दी बीमारी के हवाले नाल मेरे ख्याल कोई ब्रीफिंग देने पे हैं कि उन तो क्या है बीमारी और उनके तो बचाव किमें है। मुँह खुर दी बीमारी कंट्रोल थी गई है क्या हाल चल रही है? सर ये ना एक प्रोजेक्ट FAO की तरफों साकू महकमा लाइफ स्टॉक उन्होंने ताब नाल करेंदा पे
ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਕਰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ ਆਗਾਹੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਏ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਆਗਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸਾਂ हर चकूक करेंदे पे हैं साढ़े को मोबाइल वैटनरी डिस्पेंसरी जी साड़ी है वो भी मुख्तलिफ चकूक बन के आगाही दे प्रोग्राम करे ने इवें लाइफ स्टाक मोबाइल ट्रेनिंग स्कूल एक साढ़े को बस है और वो बस दे विच असां बाकायदा इो ट्रेनिंग वाले सैशन ये दूर दराज के जोड़े इलाके हैं उत्थों बन के करे आगाही दे नाल बीमारी दे कंट्रोल दा इतना एक सकूँ इंदे विच चांस है कि असां इंशाअल्लाह ताला अगले 2 सालों के असां प्रोजेक्ट के तहत ये बीमारी को कंट्रोल करने की पोजीशन है डिजीज़ फ्री जोन जी डिजीज़ फ्री जोन के तमाम वैक्सीन्स थी लेकिन ओवरऑल कंट्रोल वास्ते आगाही मुहिम जी है ये बुनियादी तौर के उत्ते बहुत जरूरी है और इन जी सब तो वही चीज़ है कि सारे फार्मर्स जोड़े उन्होंने को ये चीज़ का पता हो कि बीमारी के मौसर कंट्रोल के सारे लाइफ स्टॉक फार्मर का क्या किरदार है। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो पहले जो मैं आमा के फार्मर्स नाल तुसा कितना कॉन्टैक्ट है और कितनी बेहतरी दी हाली गुंजाइश मौजूद है क्योंकि असां बहावलपुर दे विच डिठे कि डायरैक्टोरेट ऑफ लाइफ स्टॉक चोलिस्तान होवे या लाइफ स्टॉक बहावलपुर होवे उन्हां दी कोई एफिशिएंसी सा कोई तरह की नज़र नहीं आती क्योंकि उत्थां पिछले दिहां दे विच चोलिस्तान दे विच भी सैकड़ा जानवर मर गए बहावलपुर दे विच भी सैकड़ा जानवर मर गए मुख्तलिफ बीमारियां दे नाल ते सूरत हाल यही कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट होवे या डायरैक्टोरेट ऑफ लाइफ स्टॉक होवे उन्हां को पता ही क्या ना कि जानवर मर गए इत्थां मुल्तान दे विच तुहाडे कोल कितना अमला है और फील्ड फोर्स तुहाडी कितनी ये मुल्तान डिवीजन के हवाले लाशारी साहब मैं आज करे कि मुल्तान डिवीजन के सारे को मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी तो इलावा तमाम जितने भी सारे छोटे इदारे बड़े इदारे यानी कि हस्पताल डिस्पेंसरी और सेंटर तमाम दे उत्ते अमला सारे को मौजूद है और सारे तमाम हस्पतालों के अमला जोड़ा है वो बाकायदा ट्रेनिंग उन्होंने भी असा करेंदे रहने हैं सारे को मास्टर ट्रेनर्स हैं वो मास्टर ट्रेनर्स असा अपने जोड़े है उन्होंने ट्रेनिंग करेंगे हैं इवें वाल पहले तहसील लैवल के उत्ते 13 तहसीलों के मुल्तान डिवीजन के हर तहसील का जोड़ा सारा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अफिसर है वो तहसील अफसर इंचार्ज वो अपने तहसील के जोड़े डॉक्टर्स हैं उन्होंने हर 15 जोड़े मीटिंग करें मीटिंग अच्छा मैं सिर्फ दूजे पासे आसा कि एक मुंह खुर दी बीमारी तुसां आज जिंदे ते लेक्चर भी दिते एक जानवर को जेर वेले ये बीमारी थींदी है तां कितना मुआशी नुकसान करेंदी है लाइफ स्टॉक फार्मर दा जी बिल्कुल ये बड़ा अहम चीज़ है जिंदे बारे तुसां निशानदेही फरमाई हुई कि देखो जी मुआशी नुकसान का लफ्ज़ असा इस्तेमाल करें दिया लेकिन मुआशी नुकसान को असा कैलकुलेट भी कर दें कि कितना है एक जानवर अगर अमूमी तौर के उत्ते 10 किलो दुध देना पे सर 10 किलो दुध वाला यकदम 2 ਤੋਂ 3 किलो ਤੇ 4 किलो ਤੇ ਆਵੇ 6 किलो ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਨ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਵਣ ਦਾ ਉਹ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮੂਮੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ अगर वो 50 ਤੋਂ 70 किलो रोज़ाना का एक फार्म तो कलैक्ट थींदा पे एक या ज़्यादा जानवर के मुतासिर थी वरनाल वो बिल्कुल इतना एक घट वेंदे कि अगर दुध की कीमत असां लऊं 60-70 रुपए भी अगर एवरेज ला गिनूं एक किलो की कीमत तो उस हिसाब नाल तुसीं देखो कि 700 का फी जानवर रोज़ाना के हिसाब नाल नुकसान थींदे इवें अगर पूरे चक का नुकसान असां करके दे गिनूं कैलकुलेट करके तो ये एक फार्म के उत्ते एक जानवर तो गिन के असां एक जड़ा अंदाज़ा लाए तकरीबन 50 ਤੋਂ 60 हज़ार रुपए का उनका नुकसान थींदे सिर्फ एक जानवर तो अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमेसो कि जिस वेले कोई मुंह खुर की बीमारी आती है उन्हें अलामात क्या हैं मैं इन गलों भी पुछता पाया कि सारे जरे लोग इवें देखते बैठे हैं उन्हें क्या अलामात हैं तो फौरी तौर के उत्ते लाइफ स्टॉक फार्मर को क्या करना है जी बड़ी अहम चीज़ है और इंदे असां ये चाहते भी हैं कि भाई थोड़ी तवसत नाल असां अपने सारे को ये चीज़ बावर करा सकूँ कि जिम्मेदारी जी है ना सर हर एक दी है आचार्य साहब जिमें सारी इलाज मुआलजे की आगाही की ये जिम्मेदारी है इवें सारे लाइफ स्टॉक फार्मर की जिम्मेदारी है कि वो ई बीमारी को कंट्रोल करने सारी मदद करे सी उनकी मदद सिर्फ इतनी दरकार है कि अलामात के तौर के उत्ते मैं गुजारिश ये करे सा कि जानवर के मूँह के छाले थी सब तो पहले जो जानवर के जरासीम आ वे वो जरासीम आवन के बाद वो मूँह चू रालू बहेंदे रालू वहा के ते जगू कढेंदे वालू के बाद उनके छोटे छोटे जे इवें छाले बन वेंदे वो छाले फटण के बाद अल्सर यानी कि उनके जख्म पैदा थी वेंदे ये उनकी एडवांस स्टेज आ वेंदी है उन टाइम बिल्कुल अलामात वाज़े होने इवें खुरां के दरम्यान उनकी चड्डी के उत्ते थणा के उत्ते भी ये छाले बन वेंदे वो छाले फटण के बाद वो जख्म भी बन वेंदे
यानी हैवाने की सोजिश भी इहदे विच थी वैसी, जानवर नकारा थी वेंदे, नवे दुध थीवण के काबिल नहीं रह वेंदा, जानवर अपनी जिहड़ी पैदावार है वो खत्म करने के अलावा अगू विकणकार भी नहीं रह वेंदा। अच्छा, इलाज मुआलजे दे उत्ते इतना खर्च उठदे कि मुआशी नुकसान दे एक पहलू की बजाय 3-4 पहलू हैं जिहड़े कि वो साडे वल किसान भरा को, साडे मवेशी पालकों ये उन्हां दा सामना करना पोसी। जिहड़ा जानवर नवे दुध नहीं थीवना और तुसा ये देखो अपना सूआ वो जड़ा है जो कुछ आते हैं कि जानवर का ई साल असा अंदाजन 7-8 महीनों के इतना दुध गिनना आई वो खत्म थी गया। अच्छा एक बिया जड़ा नुकसान थींदे इंदे विच जिहड़े छोटे फाले महीने के अंदर अगर कोई जानवर मुतासिर थी गए ई बीमारी तो छोटे फाल दुध वाले जिहड़े पीवण वाले फाले उन्हां दी अचानक मौत थी वेंदी है। अच्छा एक चीज़ मैं भी पूछा, बहुत सारे मवेशी पाल फिरा हैं ਜਿਹੜੇ किथे मैनर ਦੇ ਉਤੋਂ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ पानी खड़े थिया, हफ्ता थी गए नहर या पानी बंद है लेकिन उतना थोड़ा जहाँ खड़े कहीं दुबे च खड़े थिया, वो पानी जरा बिल्कुल मिट्टी वाला है वो जानवरों को पिलावना ये उन्होंने सेहत की कितना बिल्कुल अमूमी तौर के उत्ते लशारी साहब तुसा तो गौर किते वे लोग एदा गौर नहीं करेंदे। जानवर को पानी पिलावन सिर्फ मकसद कह नहीं, उसको साफ सुथरा और काबिल हजम पानी पिलावना जरूरी है। अगर उनको अस साफ पानी कह नहीं दिता, देखो जी जानवर के दुध दे विच ना 80-85%, 87% तक पानी है, बाकी है खालिश दुध, यह सारा पानी है। ये पानी वो है जड़ा जानवर ने पीवने ते वाला अपने जिसम में लगा करने खाले दा या बैर खड़ा पानी या कुछ जड़े चराई वाले इलाकों के बारिशां थी गई या ये बेट है कोई अगर दरिया का पेटा है उत्थां अगर चराई वास्ते जानवर के पानी पींदे तो इहदे चों खास किस्म का एक इंजा किरम है जिहड़ा ई पानी तो जिसम तक पहुँचते और वो जिगर के किरम है। अच्छा बज़ाहिर ये पता नहीं लगता लेकिन वो जिगर के किरम ई तमाम माहौल तो जिसम में पहुँचते हैं। इवें बईयां अलाइशां तो इलावा जिहड़ा ये किरमां दा जिहड़े कोई जानवर दा अगर उनके जिसम में किरन हैं तो वो उनके मेंगणे चों वो उनके गोबर चों खारिज थी रहे। ये जिहड़े जिगर के किरम हैं ये ही माहौल दे विच वधदे हैं। ये जिहड़े वेले उत्थां पानी पीसी उन जगह तक खड़ा होया तो लाजमी तौर के उत्ते उनके किरमां दा हमला थी सी भी आ गप पानी च इवें जे जहीं दे उत्ते जानवर जे वेले वेंदे कुसुमां दे बीमारियां भी थी वेंदे जिल्दी बीमारियां भी इथों ज़्यादा लगदे ने इन्हां जहीं दे उत्ते जिल्दी किरम वगैरह वो भी वाफिर मिकदार दे विच उन जगह ते मौजूद होने और वो भी आसानी नाल जानवर ते हमलावर थी सकदे ने। इहदा बेहतरीन हाल ये कि अपने फार्म दे उत्तों ही जानवर को पहले साफ सुथरा पानी पिला के वल चरा गाय घिन गया वनी जे वल घिन गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तुहाडा। और अज के प्रोग्राम दे विच असां बुनियादी तौर पर गल कीती है कि लाइफ स्टॉक की मैनेजमेंट जिहड़ी कितनी जरूरी है, एक जानवर तो तुसां कितना प्रॉफिट कितना मुआशी फ़ायदा घिन सकते वे और उनके तो कितना जड़ा है नुकसान का कोई अंदेशा होंगे। और इस पोर्शन में डॉक्टर साहब ने डॉक्टर माजिद इकबाल साहब ने जो बातें की वो इंतहाई अहम है उन लोगों के लिए जो जिनके पास जानवर हैं। गंदा पानी बिल्कुल नहीं पिलाना, मुँह खुर की बीमारी के हवाले से एक तो वैक्सीन का जो है वो ख्याल रखना है और वैक्सीनेशन कैलेंडर होते हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है महकमे के साथ भी, क्योंकि हम ख़ुद बीमार होते हैं और हम ये नहीं चाह रहे होते कि अगर हम बीमार हैं तो कोई डॉक्टर आए और आकर हमें देख जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने ख़ुद भी करना है, महकमे की भी जिम्मेदारियां हैं। मैं एक बार फिर कहूँ कि बहावलपुर का जो ख़ास तौर पर डिपार्टमेंट है उसके हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आई हैं कि जिसकी उनकी वजह से लोगों को वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है, मवेशी पाल लोगों को। लेकिन हम महकमों का भी यहाँ पर किरदार बनता है कि वो उनको अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करें। अगर वो गवर्नमेंट से इस काम के पैसे ले रहे हैं तो उनका किरदार ये भी बनता है। आज के प्रोग्राम में हमने इन तमाम चीज़ों का अहाता किया। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अतरल्लाह शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।